हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। आप लोगों का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन आरबीआई ग्रेड बी 2026 आज 29 अप्रैल को ऑलरेडी आ चुका है। नोटिफिकेशन के हिसाब से फेज 1 आपका 13 जून को होगा, फेज 2 आपका जुलाई 25 को होगा। फेज 1 के लिए हमें 44 डेज का टाइम मिल रहा है, अगर हम आज के दिन को काउंट नहीं करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो देख रहे हैं आज का दिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है 29 अप्रैल। फेज 2 के लिए आपके पास 86 डेज का टाइम है। आप लोगों को प्रिपेयर करना है खुद को 40 डेज में फेज 1 के लिए, 3 से 4 दिन बफर्स के लिए रखिए, और 80 डेज में फेज 2 के लिए। मैंने आप लोगों को फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए स्ट्रेटेजी वीडियोस अपने चैनल पर दिया हुआ है। आप एक बार थोड़ा सा वीडियोस में पीछे जाकर देखेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा। अदरवाइज ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल आरबीआई ग्रेड बी के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को वीडियोस, गाइडेंस, स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल, विश्वास क्लासेस का सब कुछ पीडीएफ मिला के मिल जाएगा यहाँ पर। एक बात मैं उन बच्चों के लिए बोलना चाहता हूँ जिन लोगों को डर लग रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज देखकर कि सर इतनी कम वैकेंसीज में हम लोग कैसे अप्लाई करें। अगर आप लोगों के पास कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है फॉर्म भरने के लिए, तो फॉर्म भरो। फेज 1 को अच्छे से क्लियर करो। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं करी है, अब तैयारी करो फेज 1 की। फेज 1 की तैयारी करके फेज 1 का एग्जाम क्लियर करो और फेज 2 को अपीयर करो, फेज 2 का एक्सपीरियंस लो। ये एक सही विनर अप्रोच होती है जिसको आप लोगों को अपनाना चाहिए। एग्जाम से डर कर नहीं भागना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ एग्जाम नहीं भी क्लियर होगा या आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, पहले आप लोग मेरे स्ट्रेटेजी वीडियोस को देखिए, उसके बाद आइडिया लगाइए कि क्या आप लोग अभी पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप दिन के 10 से 12 घंटे देकर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग मेहनत करिए। अगर लगता है कि नहीं एग्जाम क्लियर हो पाएगा किसी भी वजह से, तो फेज 1 क्लियर करके फेज 2 का एक्सपीरियंस लीजिए, ताकि अगला एग्जाम हम लोग नेक्स्ट टाइम 2027 का क्लियर कर लें। तो ये है हमारा नोटिफिकेशन 2026-27 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्विसेज बोर्ड के द्वारा निकाला हुआ आरबीआई ग्रेड बी का। ठीक है, अब इस नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो सब लोगों को दिक्कत है कि वैकेंसीज इतनी कम क्यों हैं। जनरल की 16 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 9, एससी की 7, एसटी की 4। टोटल 40 वैकेंसीज हैं जनरल कैडर में। अब आप लोग एक बात समझिए, जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं आप लोगों के लिए तो देखो 16 वैकेंसीज हैं। बट जो आप में से ओबीसीज या फिर एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हमारी तो बस 4 वैकेंसीज हैं, तो आप लोगों को सिर्फ 4 वैकेंसीज नहीं है। अगर आप लोग कोई एज रिलैक्सेशन नहीं लेते, यूआर की कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपके पास आपकी कैटेगरी की, जैसे ओबीसी की केस में 9 वैकेंसीज ये प्लस 16 वैकेंसीज ये हैं। आप लोगों को कभी आप ये मत सोचिए कि आपकी सिर्फ 4 वैकेंसी हैं या 7 है या 9 है। आप लोगों को यूआर की भी वैकेंसीज हैं, जो यूआर सीट्स हैं वो रिजर्व नहीं होती, वो अनरिजर्व्ड होती हैं, प्रोवाइडेड आप यूआर की कट ऑफ क्लियर करें और एज बेनिफिट ना लें। तो टोटल हमारे पास 40 वैकेंसीज आई हैं ग्रेड बी 2026 के लिए। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। आगे नोटिफिकेशन में बेसिक रिजर्वेशन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, उसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट 29 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स आज से ऑलरेडी शुरू हो गया है। 20 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 मई शाम को 6 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा और जो फी रिसीट होगा उसे सेव करके रख लीजिएगा। एग्जाम की डेट्स हैं, जो आपका फेज 1 एग्जाम है वो आपका 13 जून को होगा, और जो फेज 2 एग्जाम है वो आपका 25 जुलाई को होगा। तो 13 जून और 25 जुलाई दो आप लोगों के लिए डेट्स दी हुई हैं। आज है 29 अप्रैल, तो आप लोगों के पास कुल मिला के अगर आप देखो, एक दिन अप्रैल का बचा है, क्योंकि आज के दिन तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक महीना मई का बचा है और 12 दिन आपके पास जून के बचे हैं। तो टोटल आपके पास 44 डेज हैं फेज 1 के लिए, और फिर फेज 2 के लिए आपके पास जून के बाद में 42 डेज हैं। तो टोटल आपके पास 80 दिन आप लमसम मानकर चलिए, क्योंकि 2-3 दिन एक्स्ट्रा आपको बफर लेकर चलना पड़ेगा। 80 दिन आपके पास है फेज 1 प्लस फेज 2 दोनों को करने के लिए। 80 दिन हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी प्रिपेयर किया हुआ है मेरे वीडियो से, चाहे आपने जनरल अवेयरनेस किया हुआ हो, आप लोगों ने ईएसआई फाइनेंस मैनेजमेंट किया हुआ हो, अगर आप लोगों ने करा हुआ है तो हमारे पास अच्छा खासा टाइमिंग है। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारे पास 16 हैं यूआर की। मैं बार बार यूआर की वैकेंसीज पे बात करूंगा। 16 वैकेंसीज हैं, आप में से अगर 2 4 6 जितने बच्चे सिलेक्शन ले सकते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। सिलेबस आप लोगों के लिए सारा दिया हुआ है, कोर्स कंटेंट आप लोगों के लिए सारा है, स्ट्रेटजी वीडियोस आप लोगों के लिए सारे हैं, डे वाइज स्टडी प्लान आप लोगों के लिए सारा बनाया हुआ है। फिर आगे इसमें चलते हैं। जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप लोग इंडियन, नेपाल या बांग या भूटान के होने चाहिए। तो मेरे पास आप में से जितने भी टेलीग्राम के बच्चे हो, आप सब लोग इंडिया के हो।
एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज इसमें 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। बट इसके अंदर अलग अलग तरीके से रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन है। जैसे जो हमारे पास एससीज या एसटीज हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। जो ओबीसीज बच्चे होते हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन होता है। और जो एक्स एम्प्लॉयज है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के, ओके, up to maximum of 5 years for ex-employees of banking institution whose services had to be terminated for reasons of economy or because of bank going into liquidation and personal retrench from government offices, या फिर सॉरी आफ्टर एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो आप अगर किसी बैंक में थे, आपका बैंक बंद हो गया, आरबीआई ने इस पर डायरेक्शंस लगा दिए, बैंक लिक्विडेशन में चला गया, जिस वजह से आपकी जॉब चली गई और आपने मिनिमम 1 साल की सर्विस करी है, तो आपको अप टू 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उसके अंदर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में। बाकी सारे अगर आप में से किसी ने एमफिल या पीएचडी कर रखी है तो आप लोगों के लिए अपर एज लिमिट विल बी 32 एंड 34 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। जो आप लोगों में से ऑलरेडी किसी एआईएफआई में है, कॉमर्शियल बैंक्स में है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज में है और आप लोगों का प्रायर एक्सपीरियंस है, उस केस में आपको अप टू 33 ईयर्स ऑफ एज तक का एज रिलैक्सेशन है प्रोवाइडेड। ये जो टाइम है ये आपका कंफर्मेशन ऑफिसर वाला होना चाहिए, इसमें आपका प्रोबेशनरी पीरियड काउंट नहीं होगा। ठीक है, जो स्टाफ कैंडिडेट्स हैं आरबीआई के उन्हें इंटरनली पता है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बाकी सारी चीजें हैं, इसको आप लोग नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन में बहुत क्लियर कट दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, फिर चाहे वो नॉर्मल ग्रेजुएशन हो या फिर इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो। यूआर कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% मार्क्स है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडीज के लिए 50% मार्क्स है। अगर आपका ये क्लियर है तो सही है, या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो और पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है, अब इसके अंदर कहीं पर ये नहीं बोला गया है कि ये आपकी डिस्टेंस की डिग्री है या नहीं है, रेगुलर डिग्री है या नहीं है, करस्पॉन्डेंस डिग्री है या नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन है तो 60%, अगर ग्रेजुएशन में 60% नहीं है और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की ओर डिफाइन किया हुआ है क्या है, उसकी हम लोग यहाँ बात नहीं करेंगे, आप लोग नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जब ग्रेड बी जैसा एग्जाम के लिए आप लोग अपियर हो रहे हैं तो मैं बिल्कुल मानूंगा कि थोड़ा तो नोटिफिकेशन आप लोगों को खुद से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ आपको स्पून फीड करके नहीं दिया जा सकता। सिलेबस हाउएवर आपको पूरा स्पून फीड करके दिया हुआ है। अगेन ये आप लोगों का जहाँ पे सीजीपीए है, सीजीपीए अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी ने डिफाइन नहीं करा हुआ है तो ये सीजीपीए के इक्विवेलेंट मार्क्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना सीजीपीए देख सकते हैं, आइदर आपकी डिग्री में या मार्कशीट में डिफाइन होगा सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्जन, अदरवाइज ये वाला फॉर्मेट लिया जाएगा। क्लियर है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने पहले प्री दिया है तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। जितनी बार आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर करा और आप एग्जाम के लिए अपियर हुए हैं, दैट विल बी काउंटेड एज योर अटेम्प्ट। टोटल आपके पास जनरल वालों के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए टोटल आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, 6 अटेम्प्ट। अगर 6 अटेम्प्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। हाउएवर नो सच रेस्ट्रिक्शन अप्लाइज टू कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी। फिर ये बाकी चीजें हैं, ये आप लोग बेसिक नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेंगे, क्या क्या कैटेगरीज हैं, क्या क्या सीवियरिटीज हैं और क्या क्लासिफिकेशन है एससीज का, एसटीज का, पीडब्ल्यूबीडीज का। ये सब मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करूंगा आप लोगों के साथ में। टोटल 59 पेजेस का नोटिफिकेशन है, हम लोग पेज नंबर 13 ऑलरेडी देख रहे हैं अभी। स्क्राइब की कंडीशंस हैं, तो ये सारी कंडीशन जैसे बाकी सारे एग्जाम्स में होती है उसी तरह से रहेंगी, इसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो हम लोगों ने कई बार बात करी है कि आपका फेज 1 एग्जाम होगा, फेज 2 एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। फिर उसके बाद इसका डिटेल्ड एग्जामिनेशन अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है, डिटेल्ड स्कीम एग्जामिनेशन की, उस पर हम लोग अभी आएंगे थोड़ी देर में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ये आप लोगों को देखनी होगी। फीस आप लोग देख लीजिए, जो आरबीआई के स्टाफ कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। जो जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस है 850 प्लस 18% जीएसटी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो लोग हैं उनके लिए सिर्फ इंटीमेशन चार्जेस आएंगे 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी। अगर कोई बैंक ट्रांजैक्शन चार्जेस है तो वो कैंडिडेट को खुद से बॉन्ड करने पड़ेंगे इसके अंदर। फिर मोड ऑफ एप्लीकेशन आप लोग आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू ही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और कोई मोड ऑफ एप्लीकेशन इसके अंदर अलाउड नहीं होगा। फिर इसके बाद एडिट विंडो है फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म। एडिट विंडो के अंदर फॉर द पीरियड ऑफ 2 डेज आप इन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप नोटिफिकेशन को ज़रूर एक बार पढ़िएगा।
आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं आप ये मानकर चलिए कि इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही सारी क्वेरीज आपकी आंसर होंगी। हेल्प फैसिलिटी वगैरह दी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाना। कोरिगेंडम अगर कोई इशू होता है तो आरबीआई की वेबसाइट पे मिलेगा। पे स्केल है आपका, ये तो इन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया है। जो ग्रॉस इमोलमेंट्स होंगे विदाउट एचआर है 1,54,936 रुपये। फिर इसके बाद आपकी बेसिक के ऊपर 15% एचआरए मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को और बहुत सारे अलाउंसेज होते हैं जो इस सैलरी कंपोनेंट के अंदर नहीं होते हैं। जैसे क्या क्या अलाउंसेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको पेट्रोल का पैसा मिलेगा, आपको सोडेक्सो या फिर मील कार्ड का पैसा मिलेगा, आपको मेड का, इंटरनेट का, न्यूज़पेपर का, ये सारे पैसे मिलेंगे। अगर आप लोगों के पास हाउसिंग लीज का ऑप्शन हुआ जहां पर भी आपकी पोस्टिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबली मुंबई में होगी, तो हाउसिंग लीज मिलेगी। तो इस तरह से मल्टीपल पर्क्स अलग होते हैं, तो आपकी ओवरऑल जो सैलरी पहुंचेगी वो 2 लाख रुपीज पर मंथ के अराउंड पहुंचेगी। सीनियोरिटी इसके अंदर, परक्यूसाइड्स इसके अंदर, अच्छा न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप लोग एनरोल होंगे। फिर ये इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर बताए हुए हैं स्टेट वाइज अलग अलग, कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर है, ये आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। इसमें कोई स्टेट लेवल का तो होता नहीं है कि आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, आप जहाँ रहते हो कोशिश करो वहीं आसपास से अप्लाई करना। आगे इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। अप्लाई का जिस तरह से आप बाकी सारे एग्जाम के लिए आपका फोटो सिग्नेचर डिक्लेरेशन होता है वो सब इसके अंदर भी चलेगा उसी तरह से, क्योंकि आईबीपीएस के थ्रू ही ये एग्जाम कराया जाएगा। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है, इसके अंदर कुछ ऐसा बताने का नहीं है। अब हम सीधे आगे एग्जामिनेशन स्कीम और सिलेबस की तरफ चलते हैं। स्कीम की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में हमारे पास पेपर 1 होगा। पेपर 1 के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट्स और रीजनिंग। 120 मिनट का पेपर होगा। आप लोगों को ऑलरेडी अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि कितनी कट ऑफ्स गई हैं, कितना आप लोगों को इसके अंदर टारगेट करना है, उस चीज़ पे हम लोग यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन को डिकोड कर रहे हैं। फिर फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जुलाई 25 को होगा। आप लोगों के पास टाइम है, अभी से आप लोगों को तैयारी करके चलनी पड़ेगी इसके अंदर। इसमें फेज 2 की हम लोग बात करते हैं, हमारा सबसे पहले उसमें पेपर 1 होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का। आप लोगों को कई बार बताया है कैसे होगा। 50% ऑब्जेक्टिव होगा 30 मिनट में 50 नंबर का। 50% डिस्क्रिप्टिव होगा जिसके अंदर 90 मिनट होंगे 50 नंबर का। इसके अंदर आप लोगों को आंसर टाइप करने होंगे। 50% of descriptive type answers to be typed with the help of the keyboard. Candidates opting to type the answers in Hindi may type with the help of either InScript और Remington keyboards layout. तो कोशिश ये करेगा कि हिंदी में आप लोगों को आंसर ना ही टाइप करना पड़े, इंग्लिश में आप आंसर टाइप करें, इंग्लिश में पढ़ाई करें। क्योंकि अगर हिंदी में पढ़ाई करेंगे तो इस पेपर 2 में आप लोगों को दिक्कत आएगी, इंग्लिश में पढ़ाई करेंगे तो पेपर 2 आपका इंग्लिश वाला काफ़ी ईजी हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश के भी आप देखिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए हैं वो कहीं ना कहीं ईएसआई और फाइनेंस या फिर इन्हीं तरह के इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। पीवाईक्यूज भी अलग अलग जगह दिए हुए हैं, आप लोग वहां देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग, मैंने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। फिर पेपर 3 होगा जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का। सिलेबस अभी हम लोग देखेंगे, अलग अलग वीडियोस में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट को ऑलरेडी कवर करा हुआ है, प्लेलिस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनी हुई है। फिर इसके बाद हमारा फेज इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू हमारा 75 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू के लिए जो भी सिलेक्टेड बच्चे होंगे मेंस के उन्हें बुलाया जाएगा। अलग अलग जगह इंटरव्यूज होंगे, कुछ मुंबई में भी होंगे, कुछ दिल्ली में भी होंगे, डिपेंडिंग आप लोग कहाँ से हैं और आपको कहाँ बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। फिर हमारा फेज 1 का इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लिया है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियोस। ग्लोबलाइजेशन हम लोगों ने कर लिया है, सोशल स्ट्रक्चर हम लोगों ने कर लिया है। इंडियन इकोनॉमी के लिए मैंने आप लोगों को बोला था इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के थ्रू करेंगे, और ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें 3 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स अभी तक कर लिए हैं और आगे हम लोग करने जा रहे हैं। तो परसों से डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की सीरीज आपकी फिर से शुरू हो जाएगी। 20 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्री से पहले करेंगे, फेज 1 से पहले। 20 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स हम लोग फेज 1 के बाद करेंगे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। उसके बाद इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश के अंदर आपके पास इसमें ऑन एन एवरेज एक एस्से आता है, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आती है। हम लोगों ने इंग्लिश के लिए भी यही करना है, 20 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव प्री से पहले करेंगे, फेज 1 से पहले। फेज 1 के बाद हम लोग 20 डिस्क्रिप्टिव एसेज इंग्लिश के करेंगे, और फेज 1 के बाद में हम लोग 10 प्रेसी राइटिंग भी करेंगे। 10 प्रेसीज भी मैं आप लोगों को कराऊंगा इंग्लिश के लिए। जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है, सिलेबस की हम लोगों ने पूरी प्लेलिस्ट करी हुई है। 30 वीडियोस में मैंने सिलेबस कराया हुआ है जनरल फाइनेंस का। आप लोगों ने अगर अब तक नहीं देखा तो आप लोग देखना शुरू कर दीजिए। 60 डेज का मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था स्ट्रेटेजी वीडियो के अकॉर्डिंगली। अभी भी आप लोगों के पास टाइम है कि अगर आप दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ के 60 डेज मेहनत कर ले, तो 60 नहीं, अब आपको एक्चुअली 80 डेज मेहनत करनी है, तो आप लोगों का कुछ कुछ होने की उम्मीद है।
जिन लोगों को लगता है कि अभी आप लोगों के लिए ग्रेड भी देना मुश्किल है, कि आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं है, तो फेज़ 1 पर फ़ोकस करो, फेज़ 1 पे फ़ोकस करके फेज़ 2 का एक्सपीरियंस ज़रूर लो। फिर ये हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस है, मैनेजमेंट भी हम लोगों ने करीब 14 या 15 वीडियोज़ में कंप्लीट करा है पूरा, जिसमें मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एथिक्स, कम्युनिकेशन ये सब कुछ हम लोगों ने करा है और उसके बाद इसके भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने करने शुरू कर दिए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को ये करना चाहिए क्योंकि सिलेबस आप लोगों के लिए मैं करवा चुका हूँ सारा। ईएसआई का, मैनेजमेंट का, फाइनेंस का डिस्क्रिप्टिव आंसर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। जनरल अवेयरनेस जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने कराई हुई है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ें शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी आप लोगों को करवा रहा हूँ जनवरी ऑनवर्ड्स, तो आप लोग इसको करिए, थोड़ा फोकस करिए, मेहनत करिए। सिलेक्शन आप लोगों के रास्ते में आएगा, तो सिलेक्शन आप लोगों को क्रॉस करना है। सिलेक्शन ले लेंगे तो आप लोगों की जॉब पक्की है। आप लोगों को पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। फेज़ 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सॉरी, ये आपका डीईपीआर और डीसिम के लिए दिया हुआ है, तो इनको तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। डीईपीआर और डीसिम मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो पेपर दिए नहीं हैं, इसलिए मुझे आइडिया भी नहीं है इन पेपर्स का। सिलेबस दिया हुआ है, आप लोग नोटिफिकेशन में, अगर कोई डीईपीआर या डीसिम का बच्चा है, वो लोग नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली इसको देख सकता है। क्लियर है? आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है, सिलेबस में कुछ ऐसा है नोटिफिकेशन में हमारे लिए या नहीं है। एक बार आप लोग नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़िएगा अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो ये मेरा आरबीआई ग्रेड बी का चैनल है, आरबीआई ग्रेड बी का डिस्कशन ग्रुप है और मेरा विश्वास क्लासेस का मेन चैनल है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन के लिए सारा स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, वेरियस रिपोर्ट्स, उन रिपोर्ट पे बेस्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, उसके अलावा आपके जनवरी ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स, जो भी रेलेवेंट मेरी नज़र में मटेरियल है, फाइनेंस, ईएसआई, स्टैटिक का कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।